हेलो साथियों, अपने लोग के पांडे 9th क्लास की बुक शुरू किए थे। उसमें हम एक्सरसाइज 14.1 आपको पूरा सवाल करा दिए थे। 14.2 शुरू किए थे, उसमें 4 तक सवाल हम आपको बता दिए थे। आज 5 नंबर का सवाल है, जो एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ समचतुर्भुज दिया हुआ है और समचतुर्भुज की विकर्ण भी मालूम है। तो समचतुर्भुज सबसे पहले एक समचतुर्भुज अपना लोग बनाते हैं। ध्यान से देखिए, एक समचतुर्भुज बना ली और इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी। अब इस समचतुर्भुज, इसमें 2 विकर्ण होंगे। एक विकर्ण हम ए से सी खींच देते हैं और एक विकर्ण बी से डी खींच देते हैं। किसी को दिक्कत? पहला विकर्ण, इसको हम D1 मान लेते हैं और इसको हम D2 मान लेते हैं। D फॉर डायगोनल समझ लीजिएगा, D फॉर डायगोनल। अब ध्यान दीजिए, तो पहला विकर्ण जो है आपको यहाँ कह रहा है जो विकर्ण 12 से, अब इन्हें जो रहते मतलब D1 को 12 लेंगे, D2 का आप जो मन ले सकते हैं। तो विकर्ण कितना दिया हुआ यहाँ पर, पहला है हम मान लेते हैं, ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर एवं दूसरा विकर्ण को हम 16 सेंटीमीटर ले लेते हैं। बात समझ रहे होंगे। अब समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वह होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो यहाँ हम लिखते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पहला विकर्ण गुनी दूसरा विकर्ण। बात समझ रहे ना। तो देख लीजिए 1/2, पहला विकर्ण 12 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। तो अपन क्या करता है, इसको ये 2 को काट दीजिए, 2 छाके 12 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 छाके 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ गया। और आपके ऑप्शन में देख लीजिए 196 है, सॉरी यह नहीं होगा, 96 है ना, 96 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएंगे। आशा करते हैं आप इस सवाल को समझे होंगे। चलिए अपन लोग 6 नंबर का सवाल आप देखते हैं। चलिए 6 का सवाल है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर हो तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। देखिए सवाल वही है, बस थोड़ा सा अंतर किए हैं। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं अपन लोग। इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी। इस विकर्ण को इससे मिला दीजिए, इस विकर्ण को इससे मिला दीजिए। कह रहा है जो क्षेत्रफल इतना अपन लोग को दिया हुआ है। तो चलिए 2 विकर्ण है, तो इसमें D1 अपना लोग के पास दिया हुआ, यानी कि कहता है यदि उसका एक विकर्ण कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो दूसरा विकर्ण, तो D2 यहाँ पर निकालना है, यह निकालना है अपना लोग को। तो अभी आपको बताइए समचतुर्भुज की जो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है वो क्या होता है, लिखते हैं यहाँ पर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 गुनी D1 गुनी D2, यानी पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण। तो समचतुर्भुज का एरिया कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यहाँ लिखते हैं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2। पहला विकर्ण अपन लोग को 8 दिया हुआ है और दूसरा अपन लोग को ज्ञात ही करना है। तो इसको ऐसा करते हैं, काट लेते हैं, तो यह 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 मर्दे पर 2 से यह कट जाएगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पर आ गए अपन लोग के पास 24 तो यहाँ है और 1/2 गुनी यहाँ तो 2 कट ही गए, तो यहाँ हो जाएंगे 4d2। तो 4 आप गुना में फिर इधर किधर भागा में आ जाएंगे तो कट जाएंगे, 6 चौके 24 यानी कि d2 बराबर अपना लोग के पास आ जाएंगे 6 सेंटीमीटर। तो ये दूसरा विकर्ण निकल गया। चलिए अपन लोग 7 के सवाल बनाते हैं। चलिए 7 का सवाल जो है, यह सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपटीशन का मतलब कोई भी सन कंपटीशन ना होगा इसमें यह सवाल नहीं डालता हो, ठीक ना। और यह सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और यहाँ पर हम आपको इसका मतलब डिटेल से भी और शॉर्ट से दोनों तरह से हम आपको बना करके दिखाएंगे इस सवाल को। और हम जो आपको बताएंगे दुनिया की सबसे, इस पृथ्वी की सबसे फास्ट तरीका से बताएंगे, और पृथ्वी पर इससे फास्ट तरीका संभव ही नहीं होगा। बात समझ रहे ना। तो इस सवाल को बनाने से पहले एक नोट हम लिखे हैं, इस सब आदमी लिख लीजिएगा, ध्यान से देखिए। हम टाइम बचाने के लिए पहले से लिख लिए हैं, आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा, ध्यान से देखिए। नोट है जो यदि किसी समलंब चतुर्भुज में, ध्यान से समझिएगा, यदि किसी समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं की लंबाई x के स्थान पर कोई भी दे दे तथा y हो तो उनके असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त करेंगे। अपना लोग इस सूत्र से प्राप्त करेंगे। इस सूत्र कैसे आता है इसी वीडियो में हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। आप पहले इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ फिगर है, हम बताए, देखिए यह समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर हो, ठीक ना। यह इसके समांतर है और यह दोनों इसके असमांतर भुजा है। बात समझे ना। मतलब AD और BC समांतर भुजा है और AB DC असमांतर भुजा है। तो हम बताए यदि किसी समलंब चतुर्भुज में, तो समलंब है, तो यदि किसी समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं की लंबाई x लिए हैं, एगो का y लिए हो, तो उनके असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु E अकर मध्य बिंदु F है, यानी कि AB के मध्य बिंदु E है और DC के मध्य बिंदु F है, क्योंकि यही दोनों तो असमांतर भुजा है और यह समांतर है, तो समांतर को x लिए हैं और असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा E रेखा जो है, इस रेखा की लंबाई जब भी प्राप्त करेंगे तो इस सूत्र से आप प्राप्त कीजिएगा। इसको याद कर लीजिए सब आदमी। EF बराबर 1/2 इंटू हाफ, मतलब 1/2 इंटू x प्लस वाई, यह फार्मूला है। तो इस चीज़ को सब आदमी लिख लेंगे अच्छा से। अब यह कैसे प्रूव होते हैं, पहले इस सवाल को बना देते हैं और तब इसको हम प्रूव करेंगे। बात समझ गए ना। तो चलिए, तो किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा, देखिए वहाँ x ली थी, यहाँ y है, चूँकि वहाँ x ली तो x में क्या है 11 सेंटीमीटर है, एवं वहाँ y ली थी, यहाँ 17 सेंटीमीटर है। तो उसके असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई कौन सी होगी? तो सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। तो यह एक समलंब बना लिए, यह इसके समांतर है, इसको हम मान लेते हैं ABCD। देखिए छोटी भुजा है तो इसको हम 11 सेंटीमीटर मान लेते हैं। यह बड़ी भुजा देखने में लग रहा है तो इसको हम 17 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और कहता है उसके असमांतर भुजा, तो ये दोनों समांतर देल था, अब इसका असमांतर एगो AC है, एगो BD है। तो एगो असमांतर भुजा का हम यहाँ पर मान के चलिए हम PA मान लेते हैं और यहाँ से इसको हम मिला देते हैं, इसको हम Q मान लेते हैं। तो उसके असमांतर भुजा के मध्य बिंदु, तो असमांतर भुजा के मध्य बिंदु P लिए, इसके असमांतर भुजा मध्य बिंदु को हम क्या लिए? Q लिए। तो ये जो रेखा मिलाए हैं ना, इसी की लंबाई ज्ञात करने का आता है। तो आप फार्मूला पे लिख लीजिए PQ बराबर
1/2। फॉर्मूला क्या दिए थे, x प्लस वाई। तो यहाँ देख लीजिए PQ बराबर 1/2। x के मान कितना है 11, y का मान कितना है 17। तो PQ बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएंगे यह 10 10 20, 20 7 27, 1 28 हो जाएंगे। इसको काट दीजिए, 14 मर्द पर कट जाएगा। तो यहाँ PQ बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। बात समझे ना। तो 14 सेंटीमीटर देख लीजिए आपको कहाँ पर है, देख लीजिए यहाँ पर 3 में है 14 सेंटीमीटर, इसका यह सही आंसर हो जाएंगे। तो यह पृथ्वी के सबसे फास्ट तरीका आपको बताया है। लेकिन कितना बच्चा के मन में आया होगा सर आप ये कहाँ से ले आए, ये तो हम बुझबे नहीं किए। तो फिलहाल तो आप इसको याद कर ही लीजिएगा, जब भी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज से संबंधित कोई सवाल है उसमें आपको दो समांतर भुजा की लंबाई दिया हुआ हो और असमांतर भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई जब भी पूछे तो इस फार्मूला का आप याद कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा। बस समझे ना। अब चलिए कैसे आ गई फार्मूला, इसको हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। तो चलिए सवाल भी ध्यान से समझेंगे इसको। चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले उस सूत्र को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना लोग को एक समलंब चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक समलंब चतुर्भुज हम बनाते हैं। एक समलंब बना लिए। अब इसका नामांकन कर लेते हैं, A B C D। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और AB के मध्य बिंदु यह है, इसको E मान लेते हैं। और DC के मध्य बिंदु यहाँ मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं और ये दोनों को मिला देते हैं। इसी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसी की लंबाई बताए थे आपको जो EF बराबर हाफ इंटू AB प्लस BC। कैसे होते हैं तो चलिए ध्यान दीजिए। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इस फिगर में जो दिया हुआ है ना उसको अपना लोग लिख लेते हैं। क्या करते हैं, लिख लेते हैं, गिवन करते हैं। गिवन को कहते हैं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो क्या क्या दिया हुआ है देखिए। E जो है यहाँ पर लिखते हैं E और F, E और F क्रमशः, E और F क्रमशः असमांतर भुजा, क्रमशः और समानांतर और समानांतर भुजाओं और समांतर भुजाओं AB तथा CD के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अतना तक में किसी को दर्द है तो बोलिए, कोई दर्द होगा ही नहीं, क्योंकि गिवन में ये तो दिया हुआ ही है जो E और F क्रमशः और समांतर भुजा जो यहाँ AB है और DC है, और समांतर भुजा AB और DC कि क्या है, ये मध्य बिंदु है। बात समझे कि नहीं है, मध्य बिंदु। अब यहाँ पर देख लीजिए AD जो समांतर किसके है, EF के, और EF समांतर किसके हैं, BC के। देख लें सब, इस सब एक दूसरे के पैरेलल है, देख रहे हैं ना, ये तीनों पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तो हम लिख लेते हैं AD समांतर EF समांतर BC। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए इसको दिखाने के लिए फिगर में कुछ हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, A को C से मिला देते हैं,
ए को सी से मिला दिए। और ये जो पॉइंट यहाँ पर कटा, इस पॉइंट का नाम हम ओ रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम रचना भी लिख लेते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन हम क्या किए, ए को सी से मिलाए, ए को सी से मिलाया, ए को सी से मिलाया, मिला दिए। अब क्या करते हैं अपना लोग, प्रूफ करते हैं, प्रूफ। अब ध्यान से समझेंगे सब आदमी। प्रूफ में देखिए सबसे पहले त्रिभुज यहाँ देखते हैं, देखिए यह त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ए बी सी, ए बी सी मतलब यह त्रिभुज है, तेरे ना। यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में देखिए यह जो ई ओ है, ई ओ ई पैरेलल है, समांतर है बी सी का। अब कैसे, तो कैसे, तो आप अभी जानते तो नहीं होंगे, लेकिन आप 10th क्लास में जब जाइएगा तो वहाँ आपको हम पढ़ाएंगे थेल्स प्रमेय, उसी को समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ बताएंगे, फिलहाल हम यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ लिखते हैं ईओ जो है वो पैरेलल है बीसी तथा ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए। अब हमको ईओ चाहिए, ईओ की लंबाई, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ईओ बराबर 1/2 गुना बीसी। ये कैसे हो गया सर, तो यह जो है ना ऐसे हो गया। अब ध्यान दिए कैसे हो गया, तो यह एक थ्योरम होते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। इसको हिंदी में कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। क्या बोलते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। चलिए इस त्रिभुज में अपना लोग काम कर लिए। अब उसी प्रकार अपना लोग किस त्रिभुज में काम करेंगे, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक ना। चलिए यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। आप ध्यान दीजिए त्रिभुज ए सी डी में। तो फिर यहाँ पर देखिए ओ एफ पैरेलल होगा किसके, ए डी के, तथा एफ डी सी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु है। बात समझ रहे होंगे। तो फिर वही चीज़ यहाँ लिखेंगे अपन लोग, ओ एफ किसका आधा होगा, ओ एफ किसका आधा होगा, फिर देख लीजिए यहाँ पर सब आदमी, ये जो ओ एफ है ये आधा किसका हो जाएगा, फिर ए डी का हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पर ई ओ जो था, फिगर में देख लीजिए यहाँ पर, यह जो ई ओ था ये किसका आधा हुआ था, बी सी का। उसी प्रकार यहाँ पर ओ एफ जो है वो आधा हो जाएगा ए डी का। चलिए वही चीज़ लिखेंगे, तो ओ एफ जो है वह आधा हो जाएगा ए डी का। ये बात समझे कि नहीं समझे, कैसे, तो लिख लेते हैं अपन लोग, बाय आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या इसी को थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। बात समझ गए। अब ध्यान दीजिए सवाल। अब देखिए यहाँ फिगर में एक बार, ई एफ को हम लिख सकते हैं, ई एफ बराबर ई ओ प्लस ओ एफ लिख सकते हैं। चलिए यहाँ लिख रहे हैं, ई एफ बराबर ई ओ प्लस ओ एफ लिख लीजिए। अब देखिए ई एफ बराबर ई ओ का वैल्यू कितना निकाल लिए हैं, ई ओ का, देखिए ई ओ का निकाल लीजिए 1/2 गुना बी सी। क्या लिख लेते हैं, 1/2 गुनी बी सी
प्लस है तो प्लस, यहाँ ओ एफ है तो ओ एफ कितना निकालिए फिर 1/2 AD। बात समझ में सब आदमी? अब ध्यान दीजिए, तो ई एफ बराबर 1/2, देखिए 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा BC प्लस AD। समझ गए ना? अब फिगर में देखिए हम क्या करते हैं, AD को यहाँ पर हम x मान लेते हैं और BC को y मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ भी तो उद्देश्य दे देंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा EF बराबर 1/2, BC को क्या मान लिए x, AD को क्या मान लिए y, चूँकि सॉरी यहाँ पर AD को ही यहाँ पर x मान लिए हैं और BC को यहाँ पर, ठीक है, BC को यहाँ x मान लीजिए और इसी को y मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, जो मानना है मान लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए ये बराबर 1/2 x प्लस y, तो यही आपका फार्मूला हो गया, यही हम वहाँ पर लिखे थे, बात समझे ना। तो जब भी आपको समलंब चतुर्भुज दे दे और उसमें दो समांतर भुजा की लंबाई दे दे और असमांतर और उसके असमांतर भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई पूछे, तो आप इसी फार्मूला का यूज करके बनाएंगे। आशा करता आप लोग समझ गए होंगे, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको पूरी तरह समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब इसके आगे सवाल हम आपको बताते हैं। चलिए अगला सवाल 8 नंबर का कहता है, जो समान भुजा वाले एक वर्ग एवं एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों में कौन सा अनुपात होगा। तो एक समान भुजा वाले एक वर्ग है, उसके बाद समबाहु त्रिभुज है, दोनों की भुजा क्या है, कहता है समान लेने के लिए समान भुजा। तो सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं, ध्यान से बाद में समझिए, एक वर्ग बना लेते हैं, एक वर्ग बना लिए, और वर्ग है तो इसकी सब भुजा क्या होगी, बराबर होगी। अगर इस भुजा का हम ए मान लिए तो यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, यह भी ए होगा। उसके बाद एक समबाहु त्रिभुज का रहा है, एक समबाहु त्रिभुज भी हम बना लेते हैं, और समबाहु त्रिभुज की भी सब भुजा बराबर होती है। तो यहाँ क्या कहा था, समान भुजा वाले एक वर्ग एवं एक समबाहु त्रिभुज, जो भुजा इसको माने वो भुजा इसको भी मानेंगे, ये होगा तो यह ए हो, यह भी ए होगा, बात समझे ना। तो कहता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में कौन सा अनुपात होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जो वर्ग का क्षेत्रफल, चूंकि अनुपात पूछ रहा है, अब बटे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर दे दिए, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सबको पूर्व पहले वीडियो में हम किए थे, उसको भी देख लीजिएगा। तो ये 3 बटे कितना हो जाएगा 4, और भुजा स्क्वायर, सब समझते होंगे। तो देखिए इससे ही कट जाएगा जी, तो यह जब यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बच गया 1, ऊपर में करें तो 1 तो है ना 1, अब बटे में क्या हो गया √3, और उसके बटे में क्या हो गया 4 आ गया। तो अब देखिए इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, 4 को ऊपर भेज दीजिए, यह हो जाएगा 1 गुना 4 यानी कि 1 गुना 4, यहाँ पर हो जाएंगे √3। तो अब देखिए 4 को करेंगे 1 से गुना तो 4 हो जाएगा, यह √3 हो जाएगा। इसका अनुपात लिखना हो तो 4 अनुपात √3 हो जाएगा। तो वर्ग और समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात था 4 अनुपात √3 होगा। तो आपके ऑप्शन में देख लीजिए यहीं पर है 4 अनुपात √3, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद अपना लोग 9 नंबर का सवाल बनाते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है, जो एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, इसकी बड़ी एवं छोटी भुजाओं पर बनाए गए वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात कौन सा होगा। देखिए सवाल भी अच्छा है थोड़ा सा। तो सबसे पहले एक आयत बनाइए सब आदमी, तो एक आयत हम यहाँ बना लेते हैं, थोड़ा आगे कर लें इसको। एक आयत हम बना लिए। अब कह रहा है जी इसके बड़ी भुजा पर भी एक वर्ग बनाएंगे और इसके छोटी भुजा पर भी एक वर्ग बनाएंगे। तो वर्ग बना लीजिए, वर्ग बना दिए, और इसके बड़ी भुजा पर भी एक वर्ग बनाना है।
तो इसकी बड़ी भुजा पर भी एक वर्ग बना लिए, तो वर्ग है तो इसकी सब भुजाएं बराबर होगी। अब ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, यहां पर मान लेते हैं, माना कि आयत की चौड़ाई बराबर हम x मान लेते हैं। लेकिन सवाल में ही आपको यहाँ ये चीज कह रहा है, जो एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो चौड़ाई को हम क्या मान लिए, x मान लिए। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, इसलिए आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, जब चौड़ाई को x माने हैं तो क्या कहा है सवाल यहाँ पर, लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। बात समझ गए ना, मतलब ये जो लंबाई है चौड़ाई की कितनी गुनी है जी, 2 गुनी है, तो ये x है तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, तो आयत की जो चौड़ाई था, चौड़ाई को हम क्या माने थे x, तो यह चौड़ाई है इसकी x हो जाएगा, ये लंबाई कितना है 2x थी, 2x हो जाएगा। बात समझ ना सब आदमी। अब देख लीजिए थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे देखिए यह भुजा की लंबाई अगर x है तो यह भी क्या होगा, x होगा। तो अब एक भुजा देखिए, यह जो भुजा है आयत का भी है वर्ग का भी है, कॉमन हो गया ये भुजा, तो ये भुजा की लंबाई x है तो वर्ग की सब भुजा बराबर होती है, तो ये x है तो यह भी x होगा, यह भी x होगा, यह भी x होगा, और यह 2x है तो ये भुजा भी कॉमन हो गया, तो ये बड़े वर्ग है। ऐसा कर लीजिए, इसको वर्ग फर्स्ट लिख लेते हैं, इसको वर्ग सेकेंड लिख लेते हैं। ठीक है, सोल्व करने में आसान होगी। अब देखिए 2x है तो यह भी 2x होगा, तो ये 2x है तो आप सब भुजा 2x होगा, यह भी 2x होगा, यह भी 2x होगा, यह भी 2x होगा। बस में ना सब 2x हो जाएगा। तो अब यहाँ पर चलिए आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हम लिख लेते हैं, जो वर्ग क्या कहा था, जो पर बनाए गए वर्ग इसकी बड़ी एवं छोटी भुजा पर बनाए गए वर्ग, तो पहले बड़ी आए तो बड़ी को ही ऊपर लिखते हैं, वर्ग 2 का क्षेत्रफल, वर्ग 2 का क्षेत्रफल बटे वर्ग फर्स्ट का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो सेकेंड है तो इसकी भुजा क्या है तो 2, तो यहाँ क्या देंगे 2x का स्क्वायर, इसकी भुजा क्या माने x, तो यह हो जाएगा x के स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर बटे में x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट अपन लोग के पास क्या आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। बात समझे ना, 4:1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4:1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए 1:4 भी है और 4:1 भी है, तो अगर आप इस वर्ग को पहले देते, मतलब छोटा वाला को पहले देते तो यहाँ आंसर आता यहाँ, लेकिन सवाल में यहाँ यह नहीं कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, का दुगुनी कहता है इसकी बड़ी, पहले बड़ी आया है तो बड़ी तब छोटी आया, भुजा पर बनाए गए वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात मांग रहा है, तो पहले बड़ी भुजा का मांग रहा था, बड़का वर्ग ऊपर दिए और छोटी मांग रहा था, छोटका वर्ग का नीचे दिए। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं 10 नंबर का। चलिए अगला सवाल है, जो लंबाई 9 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाला एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर जो है एक वर्ग है और एक आयत है, दोनों के क्षेत्रफल कह रहा है समान है, तो सबसे पहले मान लो एक आयत वर्ग बना लेते हैं। यह आयत है और यह वर्ग है। ठीक है, आयत वर्ग पर लोग बना लिए, तो आप कहता है लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर है 9, और चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाला एक वर्ग बनाएगा। ठीक है, बना दिए। तब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है उसी को लिख लेते हैं। यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल कहता है बराबर होगा किसके, वर्ग के क्षेत्रफल,
वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। सबको पता होगा ये चीज़। तो अब L गुना B है, तो लंबाई कितना है जी, 9 है, और चौड़ाई कितना है, 4 है। तो स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 ए स्क्वायर। अब इसी को उल्टा के लिख लीजिए, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36। तो अब देखिए यहाँ पर a बराबर, ये स्क्वायर को उधर जाएंगे तो ये रूट आ जाएगा, रूट में 36, और 36 का वर्गमूल जो होता है क्या होगा, 6 के 36 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो यही निकालने अपना लोग कह रहा था, जो वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो एक भुजा की लंबाई यहाँ पर कितना आ गई, 6, तो सब 6 ही होगा। तो इसमें देख लीजिए कौन अपना लोग के पास ऑप्शन है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, समझे ना। तो यहाँ हम 10 तक सवाल क्लियर किया आपको, और नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आप लोग लेके आएंगे, उससे यहाँ से आएंगे सवाल हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। ओके, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।